नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which health organization has created a new advisory group that will develop a global framework to study pathogens with pandemic potential? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एडवाइजरी ग्रुप को बनाया है। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने इस एडवाइजरी ग्रुप को बनाया है और इस एडवाइजरी ग्रुप का जो पर्पज है, देखिए पहले मैं इस एडवाइजरी ग्रुप को थोड़ा सा यहाँ पे इसकी नेमिंग ढंग से कर देता हूँ, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इस एडवाइजरी ग्रुप का जो नाम है दैट इज साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स। क्या नाम है? साइंटिफिक एडवाइजरी। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जरूर आप याद कर लें। साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स, राइट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं शागो, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जरूर इसको याद कर लें। तो ये जो एडवाइजरी ग्रुप है वो किसने बनाया है? WHO ने बनाया है और इसका जो पर्पज है वो ये है कि जो पैथोजेंस हैं, चाहे वो न्यू पैथोजेंस हैं या मतलब कि जो पुराने पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस में आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि पैथोजेंस होते क्या हैं, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे जितने भी वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हों चाहे वो प्रोकैरियोटिक हों, बायोलॉजी के लैंग्वेज में वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, ये वेरियस ऑर्गेनिजम्स क्या आते हैं? पैथोजेंस के कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो ये एडवाइजरी ग्रुप क्या करेगी? एडवाइस करेगी, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाएगी कि कौन से पैथोजेंस हैं जिनके थ्रू पैंडेमिक बन सकती है या उनका इन पैथोजेंस का पुराने पैथोजेंस से किस तरीके से रिलेशन है जेनेटिकली, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर याद कर लें। यहाँ पे जो मैंने आपको एब्रिविएशन दिया है सागो, वो भी आप याद कर लें, पूछा जा सकता है जरूर एग्जाम में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has launched proof photographic record of on-site facility app? तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रूफ, राइट। और इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप, राइट। तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं। आंसर है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा ने इस ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का एडवांटेज ये होगा या इसको लॉन्च करने का जो पर्पज है वो ये है कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाना है, राइट। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जो किसी भी डिपार्टमेंट को जो बजट एक तरीके से एलोकेट होता है, उस बजट के टर्म में जो भी बिलिंग होती है, उस बिलिंग की जो भी कागजात अपलोड होने हैं, तो वो जियोग्राफिक रिकॉर्ड एक तरीके से, मतलब कि जहाँ से उसको अपलोड किया जा रहा है उस कागज को, उस बिल को, वो सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें रहेगा। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे किसने इसको लॉन्च किया है? मनोज सिन्हा। आपको पता होना चाहिए कि मनोज सिन्हा जो है वो JNK UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, राइट। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, राधा कृष्णा माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू और अनिल बैजल के बारे में भी। तो देखिए राधा कृष्णा माथुर जो हैं वो लद्दाख UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू की बात हो रही है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो JNK के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, राइट। यहाँ पे मनोज सिन्हा जो है वो दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो JNK के, मतलब जब से JNK को UT के रूप में रखा गया है उसके बाद पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए थे, राइट। और अनिल बैजल आपको पता है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, राइट। तो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In India, which policy intends to phase out unfit and polluting vehicles in an environment friendly manner? किस पॉलिसी की बात की जा रही है जिसके तहत यहाँ पे पॉल्यूटिंग या अनफिट जो व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट किया जाना है, राइट। तो पहले मैं आपको उस पॉलिसी का नाम बता देता हूँ। पॉलिसी का नाम है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, राइट। तो ये जरूर है, इसको, इस वर्ड को, मतलब इस पॉलिसी को जरूर याद कर लें, डायरेक्टली इसका टर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पज ये है कि जो भी पुराने व्हीकल्स हैं,
व्हीकल्स के टर्म में अगर हम निजी व्हीकल्स की बात करें, प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें, तो जो 20 साल व्हीकल हो गए हैं उनको एक तरीके से कबाड़ मान लिया जाएगा। और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका अगर वो 15 साल पुराने हो गए हैं तो उनको भी कबाड़ मान लिया जाएगा, मतलब उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और जो भी ओनर होगा उसको एक तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट की हेल्प से वो क्या करेगा, जब न्यू व्हीकल खरीदने जाएगा तो वहाँ बहुत सारी उसको छूट्स दी जाएंगी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के टर्म में हो, चाहे वो टैक्सेस के टर्म में हो, राइट। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉलिसी को आप डिटेल में जरूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का मानना इसमें ये है कि ये केवल व्हीकल्स को नहीं स्क्रैप, मतलब इस पॉलिसी की जो मतलब इसका जो पर्पज है सिर्फ ये नहीं है कि जो ओल्ड व्हीकल्स है उनको स्क्रैप करना है। इसका पर्पज ये है, इसका एडवांटेज ये भी है कि जब पुराने व्हीकल्स खत्म होंगे तो नए व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है जब नए व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है वहां पे नए रोजगार बनेंगे। अगर रोजगार के डेटा के टर्म में बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 35,000 नई नौकरियों के टर्म में बात की है, कि मतलब इस पॉलिसी के थ्रू शायद 35,000 के आसपास नई नौकरियां निकल सकती हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन के टर्म में भी, और मतलब कि ऑटो सेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो कि डेफिनेटली इसमें हर एक सेक्टर में अपना एक ये रोल रखेगी। और एक यहाँ पे अभियान के तौर पे भी इसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, और कौन सा अभियान है वो वर्ड यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, जरूर पूछा जा सकता है। उन्होंने बोला है कि कचरे से कंचन। क्या बोला है? कचरे से कंचन। ये जरूर आप याद कर लें, इसको ही यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि कचरे से कंचन अभियान किस पॉलिसी के लिए बताया गया है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे इसी पॉलिसी के टर्म में बताया गया कचरे से कंचन, राइट। तो इसको आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which institute has developed a technology that converts agricultural residue into hydrogen and methane? किस इंस्टीट्यूट ने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे मतलब कि कृषि के जो अवशेष हैं उनसे डायरेक्टली आप मीथेन और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है आगरकर अनुसंधान संस्थान, मतलब कि आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये रिसर्च है। अगर ये टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ही एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने में कैपेबल हो पाई तो अपने आप में एनर्जी की जो नीड है या यूं कह लें कि जो कृषि के जो अवशेष हैं उनका एक तरीके से बहुत ही अच्छे तौर पे यूज हो सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन, राइट। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि हाइड्रोजन और मीथेन ऐसी गैसेज हैं जो जिनके मतलब एक तरीके से बहुत सारे यूज हो सकते हैं और बहुत एफिशिएंट यूज हो सकता है, क्योंकि ये दो गैसें ऐसी हैं जिनका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अगर खासतौर पे हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन अपने आप में बहुत ही रिएक्टिव गैस होती है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है। मतलब शॉर्ट में आप ऐसे समझ लें कि हाइड्रोजन का जिस भी गैस में या जिस भी फ्यूल में परसेंटेज ज़्यादा रहता है उस फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, मतलब उसकी एक तरीके से एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसको इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है और ये वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी बताई जा रही है। तो इसका फ्यूचर में लार्ज स्केल पे किस तरीके से रोल रहेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन वो आगे आने वाला समय ही बताएगा। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रिसर्च है, जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। India stands at which position in the world in terms of installed renewable energy with 100 gigawatts capacity? तो 100 गीगावाट कैपेसिटी के साथ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को लेने वाला एक उसके टर्म में सस्टेन करने वाला एनर्जी को एक तरीके से बढ़ावा देने वाला भारत किस पोजीशन पे आ गया है? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है फोर्थ पोजीशन पे भारत यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यहाँ पे बात की जा रही है चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, राइट, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, राइट। तो अगर हम यहाँ बात करें सोलर के टर्म में तो इंडिविजुअली अगर बात करें तो यहाँ पे इंडिया की सोलर के टर्म में जो रैंक है दैट इज 5th, राइट। ये किसके टर्म में है? ये सोलर के टर्म में है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। और जो 4th कैटेगरी है वो इंडिविजुअल विंड के टर्म में भी है, ये भी आप देखिए यहाँ पे जो 4th जो रैंक है वो ओवरऑल जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को बनाते हैं, मतलब उसको यहाँ पे कैपेसिटी गेन करते हैं, तो उन सबको मिला के तो यहाँ पे 4th रैंक है ही। बट यहाँ पे इंडिविजुअल
विंड रिसोर्स की बात की जा रही है कि विंड रिसोर्स से अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, उसकी कैपेसिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया की 4th पोजीशन है, राइट। तो मैंने आपको दोनों को बता दिया। 4th पोजीशन क्या है, इंडिविजुअली विंड के टर्म में भी है, और 4th पोजीशन जो है वो ओवरऑल जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन सबको मिलाकर है, और सोलर के टर्म में कितनी है, 5th पोजीशन है, राइट। याद कर लें, पूछा जा सकता है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। सोशल मीडिया में अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप उनको फॉलो कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपडेट्स वहाँ पे रहती हैं वो आपको मिल पाएँ और समय पर मिल पाएँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।